दोस्तों, इसके पहले भाग का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। मेरा प्यार तू, मेरी नफरत भी तू अंतिम भाग। विधि शिवाय और शिवी के साथ नीचे हाल में आ जाती है और वहां पर आए हुए बिजनेसमैन से बातें करने लगती है। वहीं दूर खड़ी दो जोड़ी आंखें उसे ही देख रही होती हैं और अपने बगल में खड़े इंसान से कहती हैं, लगता है यह अपने पति के प्यार में इस कदर से अंधी हो गई है, इसे अपने दोस्त की मौत दिखाई नहीं दे रही है। हमने जो सोचा था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। लग रहा है अब हमें कुछ और ही करना पड़ेगा। इतना बोलने के बाद वह इंसान एक कॉल करता है और कहता है, जो फाइल तुम्हारे पास है मिसेस सिंघानिया के पास पहुंचा दो, हम भी तो देखें उनको अपनी बेटी की मौत देखकर कैसा फील हो रहा है। थोड़ी देर बाद तन्मय की मॉम हाल में बैठी हुई होती हैं कि तभी वहां पर एक नौकर जाकर उनके हाथ में एक फाइल देता है और कहता है, यह कोई आपके लिए देकर गया है। तन्मय की मॉम एक नज़र उस फाइल को देखती हैं और कहती हैं, मेरे बेडरूम में ले जाकर रख दो, और वह अपना काम करने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ तन्मय मोहित को कॉल करता है और कहता है, मैं कल सुबह तक वहां पर पहुंच जाऊंगा और जब तक मैं वहां पर पहुंच नहीं जाता हूं तब तक तुम्हें अपनी नज़र सब पर बनाए रखनी है, खासकर उस अमृता मित्तल और ऋषभ मल्होत्रा पर। मोहित तन्मय की बात सुनकर कहता है, डोंट वरी सर, मैं हर चीज़ का ध्यान रखूंगा और आगे भी रखूंगा, आप आराम से आइए। वह अभी तन्मय से बातें कर ही रहा होता है कि तभी उसके डोर पर नॉक होता है और वह जैसे ही डोर के ओपन करता है वैसे ही कोई अचानक से उसके ऊपर वार कर देता है, जिसके चलते वह तुरंत वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। फिर वह इंसान मोहित के हाथ से उसके फ़ोन को ले लेता है और अपने कान के पास लगाकर कहता है, जब तक तुम यहाँ पर पहुँचोगे तब तक मैं तुम्हारा सब कुछ खत्म कर दूंगा। इस बार तुम चाहकर भी खुद को और अपनों को बचा नहीं पाओगे। नेक्स्ट डे विधि तैयार होकर हॉल में जैसे ही आती है वैसे ही कोई उसको खींचकर एक थप्पड़ मार देता है। विधि इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती है, जिसके चलते वो एकदम हैरान रह जाती है और वह जैसे ही उल्टा हाथ उस इंसान को मारने वाली होती है वैसे ही उस इंसान का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता है और यह कोई और नहीं तन्मय की मॉम होती हैं। तन्मय की मॉम विधि को पकड़कर उसको झकझोरते हुए कहती हैं, तुम्हें थोड़ी सी भी मेरे बेटे के ऊपर दया नहीं आई, उसकी जान ले ली। वह तो तुम्हें अपना दोस्त मानता था ना, तुमसे प्यार करता था, उसके बाद भी तुमने अपने पति के साथ मिलकर उसकी जान ले ली और अब खुद अपने पति से मेरा बेटा होने का दिखावा करवा रही हो। विधि उनकी बात सुनकर कहती है, यह आप क्या बोल रही हैं। तन्मय की मॉम फाइल को उसके सामने करते हुए कहती हैं, लो देखो मैं क्या बोल रही हूँ, तुम्हें क्या लगा था तुम सच्चाई को छुपा लोगी, क्या मुझे पता नहीं चलेगा। मुझे तो उसी दिन समझ जाना चाहिए था कि ये मेरा बेटा नहीं है, जिस दिन उसने मुझसे जवान लड़ाई थी, वो भी तुम्हारे लिए। फिर वह एकदम से अपने पास से बंदूक निकाल देती हैं और विधि की तरफ पॉइंट करते हुए कहती हैं, तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की जान गई थी ना, अब मैं तुम्हें भी उसी के पास भेज दूंगी। इतना बोलकर वह जैसे ही फायर करने वाली होती हैं वैसे ही कोई आकर विधि को दूसरे साइड खींच लेता है और या कोई और नहीं तन्मय होता है। वह विधि को अच्छे से एक साइड खड़ा करता है, खुद उनके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मॉम आप ये क्या कर रही हैं। तन्मय की मॉम उसकी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगती हैं और कहती हैं, रुद्र सिंह राठौर, अब तुम्हें यह दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम तन्मय सिंघानिया हो, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई अब मेरे सामने आ चुकी है और मुझे पता चल गया तुम रुद्र हो। तन्मय खुद को शांत करता है और कहता है, माम आप यह कैसी बातें करती हैं, मैं आपका ही बेटा हूँ। तन्मय आप मुझे कैसे भूल सकती हैं, क्या कोई माँ अपने बेटे को भूल सकती है। अपने बेटे पर विश्वास ना करके इस फोटो पर विश्वास कर रही हैं। फिर वह जाकर अपनी मॉम के सामने खड़ा हो जाता है और उनके हाथ को पकड़ के अपने चेहरे पर रखता है और कहता है, आपको ऐसा क्यों लगता है, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। पूरी दुनिया वाले मेरे ऊपर शक करते तो फिर मैं समझ सकता था, लेकिन आप तो मेरी मॉम है ना, आप मुझे पहचानने से कैसे इनकार कर सकती हैं। आपने मुझे जन्म दिया है, उसके बाद भी आप मुझे नहीं पहचान पा रही हैं, अपनी बेटी को नहीं पहचान पा रही हैं। तन्मय की मॉम जब उसकी बातें सुनती हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर वह अपने आप को समझाते हुए कहती हैं, नहीं यह सब उसका नाटक है। और फिर चिल्लाते हुए कहती हैं, नहीं मानती हूँ मैं तुम्हें अपना बेटा, क्या सबूत है कि तुम मेरे बेटे हो। तन्मय अपनी मॉम की बातें सुनकर हंसने लगता है और कहता है, आपको सबूत चाहिए, आप मेरा बर्थ मार्क देख सकती हैं या फिर आप डीएनए टेस्ट करवा सकती हैं, बताइए आप क्या करना चाहेंगी। लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, इसके बाद आप मुझे खो देंगी, क्योंकि मैं उस औरत के पास तो नहीं रह सकता जो मुझे अपना बेटा ही ना मानती हो। थोड़ी देर बाद उस हाल में मिनिमम 5 डॉक्टर खड़े होते हैं
और वह सारे टेस्ट करने के 3 घंटे बाद यह क्लियर कर देते हैं कि तन्मय है, उनका ही बेटा है। तन्मय की मॉम डीएनए रिपोर्ट को देखती हैं, तब उनके सांस में सांस आती है। लेकिन वहीं पे विधि को अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता है, क्योंकि वह सारे डॉक्टर वही डॉक्टर थे जो रुद्र को जानते थे, उनसे किसी तरह से रिलेट थे। इसलिए वह खुद आगे जाती है और कहती है, तुमने सबको तो यकीन दिला दिया कि तुम तन्मय सिंघानिया हो, लेकिन आप मुझे तो यकीन दिलाओ कि तुम कौन हो। या बोलने के साथ ही वह एक झटके से उसके शर्ट को फाड़ के उसे अलग कर देती है और जहाँ पे ऑपरेशन के स्टिचेस लगे हुए होते हैं उस जगह को चेक करने लगती है, क्योंकि उसे जहाँ तक पता था रुद्र को गोली नहीं लगी थी, तो वह फालतू में अपना हार्ट ट्रांसप्लांट थोड़ी करवाएगा। जब वह चेक करती है तो उसे पता चलता है सच में उसकी हार्ट की सर्जरी हुई है, क्योंकि वहाँ पर जो भी टाँके लगे थे, जो कट लगा था, पूरा रियल था। विधि जब देखती है सब कुछ रियल है तो उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, सोच कर कि सच में उसके रुद्र ने उसके लिए जान दे दी। कम से कम उसने इस बार उसे चीट नहीं किया है। वहीं तन्मय सबके चेहरे को देखते हुए अपने मन में कहता है, वह तो अच्छा हुआ जब मैं वार्ड में लेटा हुआ था तब मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मेरी बीवी एक डॉक्टर है, आई नीड तो कल पता चल जाएगा कि मेरा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है। इसलिए मैंने 2 डॉक्टरों को खूब सारा पैसा दिया। हार्ट ट्रांसप्लांट करने के फील्ड में सबसे बेस्ट डॉक्टर थे, उनसे मैंने अपनी फेक सर्जरी करवाई, ताकि अगर विधि कल को देखती है तो वह इन घाव को और टाँके को देखकर यकीन कर लेगी कि मेरी सर्जरी हुई है। मैंने सिर्फ तुम्हें यकीन दिलवाने के लिए इतना लंबा चौड़ा कट लगाया अपने सीने पर। और रही बात इस डीएनए टेस्ट की, तो इसके लिए मैं तन्मय का ब्लड पहले से स्टोर करके रखा था, क्योंकि मुझे पता था यह दिन भी किसी न किसी दिन आ ही सकता है। वैसे मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई है जो मुझसे भी ज़्यादा स्मार्ट है, जो हर एक गुनाह करके भी अब तक बचते आया है। लेकिन अब समय आ गया है उसको सबके सामने एक्सपोज करने का। वह यह सब सोच रहा होता है कि तभी वहाँ पर कोई मोहित और उन दोनों डॉक्टरों को लेकर आ जाता है। उनके चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा चोट लगी हुई थी और उन्हें देखकर ऐसा लगा था जैसे उनको पानी तक नहीं दिया गया हो पीने के लिए। ऋषभ लाकर उन तीनों को हाल के बीचों बीच खड़ा कर देता है और कहता है, रुद्र सिंह राठौर, मानना पड़ेगा तुम बहुत चालाक हो, तभी तो इतनी आसानी से यहाँ पर तुमने सबको बेवकूफ़ बना दिया। लेकिन मेरे पास ऐसे सबूत हैं जो आज यहाँ पर तुम्हारी सच्चाई को बताने वाले हैं कि तुम कौन हो। फिर वह एक एक करके उन तीनों के मुंह से पट्टी को हटाता है और कहता है, यह तीनों वही लोग हैं जिन्होंने रुद्र का उसके प्लान में साथ दिया है। यह दोनों डॉक्टर ने उसको फेक सर्जरी किया है और ये मोहित रुद्र का पिए हर वक्त पर उसका साथ दिया है, हर एक प्लान में उसका साथी बनकर उसके साथ खड़ा था। अब चलो तुम तीनों रुद्र की सच्चाई बताना स्टार्ट करो। तन्मय उन तीनों को देखकर थोड़ा सा भी हैरान नहीं होता है, बल्कि वह एकदम काम एंड कंपोज अपनी जगह पर ही खड़ा रहता है और कहता है, ठीक है अब चलो तुम लोग भी अपना तमाशा स्टार्ट करो। सुबह से वैसे भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा तमाशा हो गया है, थोड़ा सा तुम तीनों का ड्रामा भी मैं देख ही लेता हूँ। फिर वह डॉक्टर और मोहित तीनों एक दूसरे को देखते हैं और उनके चेहरे पर एक मिस्टीरियस सी स्माइल आ जाती है और फिर वह तीनों कोने में खड़े एक इंसान की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, मैम आपने तो बोला था कि हमें बस यहाँ पर आकर खड़ा होना है, उसके बाद आप हमारी फैमिली को छोड़ देंगी जिन्हें आपने किडनैप करके रखा है। लेकिन यह इंसान तो हमें कुछ और ही करने के लिए बोल रहा है। वहाँ पे खड़े सारे लोग जब उसकी तरफ देखते हैं तो वहाँ पर कोई और नहीं, अमृता की मॉम अमिता सिंह खड़ी होती हैं और वह सबको अपनी तरफ देखता पाकर एकदम से घबरा जाती हैं और कहती हैं, आप लोग मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? यह तीनों लोग झूठ बोल रही हैं, इन लोगों को जानती तक नहीं हूँ। तभी मोहित कहता है, मैम आप झूठ बोलना बंद करें, मेरे पास सबूत हैं कि आपने बोला था हमें यहाँ पर आने के लिए और बोलने के लिए कि हमें सबके सामने यह कहना होगा कि तन्मय सिंघानिया रुद्र सिंह राठौर है। अब आप ऐसे कैसे अपनी बात से मुकर सकती हैं? फिर वह एकदम से अपना फ़ोन निकाल कर उन सबके सामने कर देता है, जिसमें एक वीडियो प्ले हो रही होती है। इस वीडियो में वह तीनों एक रस्सी से बंधे हुए कुर्सी पर बैठे हुए होते हैं और उनके सामने अमिता जी खड़ी होती हैं और कह रही होती हैं, अगर तुम लोगों ने मेरे हिसाब से काम नहीं किया तो तुम लोगों के साथ साथ तुम सबकी फैमिली भी मरेगी। अब तुम लोग सोच लो तुम लोग को क्या करना है। उनकी बातें सुनकर वो लोग एकदम से रोने लगते हैं और कहते हैं, ऐसा मत करिए मैडम, आप जो बोलेंगी हम वही करेंगे, आपने हमें जो बोला है हम सबके सामने वहीं जाकर बोलेंगे। यह वीडियो देखने के बाद सारे लोग अमता जी की तरफ देखने लगते हैं तो वह एकदम से हंसने लगती हैं और कहती है, ओ शिट, मैया कैसे भूल सकती थी।
कि मैं जिस इंसान के खिलाफ प्लानिंग कर रही हूँ वह कोई और नहीं रुद्र सिंह राठौर है, और वह इतनी आसानी से मुझे जीतने कैसे दे सकता है। मुझे पता था तुम खुद को बचाने के लिए ज़रूर कुछ करोगे, लेकिन इतना बड़ा प्लानिंग करोगे मुझे नहीं पता था। चलो कोई नहीं, अब मेरी सच्चाई सबके सामने आ ही गई है, तो अब अच्छे से जान लो मेरे बारे में। इतना बोलने के साथ ही वह 2 बार ताली बजाती है, और उनके ताली बजाती ही एकदम से वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं जिनके हाथ में बंदूक होती है। वह लोग उन सबको चारों तरफ से घेर कर खड़े हो जाते हैं। अमता जी के आदमी आकर उन सबको चारों तरफ से घेर लेते हैं। यह देखकर पंकज जी कहते हैं, अमता ये क्या बदतमीजी है, अभी के अभी लोगों को बोलो यहाँ से जाने के लिए, मैं तुम्हें तुम्हारी गलतियों के लिए माफ़ कर दूंगा। अमिता जी उनकी बातें सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती हैं और कहती है, मैंने कौन सी गलती की डैड, जिनकी माफ़ी आप मुझे देंगे? मेरे हिसाब से तो मैंने कोई गलती नहीं की है, मैं तो सिर्फ वही करती हूँ जो मुझे करना चाहिए। आनंद जी कहते हैं, अमिता तुम आखिर ऐसा कर क्यों रही हो? कोई प्रॉब्लम है तो हम बैठकर बातें करते हैं, हम इसका सल्यूशन निकाल लेंगे। ऐसे बाहर वालों के सामने हमारी इज्जत नीलाम तो मत करो। अमिता जी कहती हैं, मैं आपकी इज्जत को नीलाम नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर अपने सारे दुश्मनों को एक बार में ख़त्म कर दूंगी। बस अच्छी बात यह है कि तुम सब एक साथ ही मुझे मिल गए, ऐसे अलग अलग ढूंढ के मारने में मुझे ही प्रॉब्लम होती। रुक्मणी जी कहती हैं, अमिता तुम यह सब क्यों कर रही हो? अमिता जी कहती हैं, मैं यह सब इसलिए करती हूँ ताकि यह सारी प्रॉपर्टी मैं अपनी और अपनी बेटी के नाम कर सकूँ। यह सारे एम्पायर की मालिक मैं अकेली बन सकूँ। वैसे भी मुझे ही बनना भी चाहिए, क्योंकि यह सारे बिजनेस को मैंने अकेले हैंडल किया है। आपका एक बेटा तो एकदम नालायक है, और दूसरा 12 सालों से कोमा में था। इन 12 सालों से मैं कंपनी को कहाँ से कहाँ तक लेकर गई हूँ। उसके बाद एक दिन आपका बेटा कोमा से बाहर आता है और कंपनी का सीईओ बन जाता है, और अपनी बेटी विधि को सामने खड़ा कर देता है, यह बोलकर कि अब उसके बाद उसकी बेटी इस कंपनी को संभालेगी। लेकिन मेरा क्या, मैंने जो मेहनत की उसका क्या? एक तो पहले ही इसकी बेटी ने मेरी बेटी की सारी खुशियाँ छीन ली, ऊपर से जायदाद से बेदखल करने के लिए भी आ गई। इतनी गलतियाँ करने के बाद मैं ऐसे कैसे छोड़ सकती थी इसको? मैं मारना तो सिर्फ इसको चाहती थी और इसके बच्चों को, लेकिन सारी अब तुम सबको मरना होगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरी सच्चाई जान ली है। इसलिए अब तुम सबका मरना ही सही रहेगा, और टेंशन मत लो, मैं पकड़ी नहीं जाऊंगी, क्योंकि कल की हेडलाइंस कुछ इस तरह से होगी, वित्तल मेंशन में लगी भीषण आग जिसमें कोई नहीं बच पाया, और मेरे ऊपर कोई शक भी नहीं करेगा, क्योंकि शादी की तैयारी करने के लिए मैं बाहर गई थी, और शादी में इतने छोटे मोटे हादसे तो होते रहते हैं। दुनिया वाले समझेंगे कि कोई हमारी खुशियों को देखकर जल रहा था, इसलिए उसने हमारे घर पर ब्लास्ट करवा दिया। तभी आनंद जी कहते हैं, सारी प्रॉपर्टी तो मेरे नाम है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे प्रॉपर्टी दे दूंगा, वो भी तुम्हारे सिर्फ कहने पर? अमिता जी उनकी बात सुनकर स्माइल करने लगती हैं और कहती हैं, भैया लगता है आप अपनी बहन को अच्छी तरीके से भी जानते नहीं हो। आपको पता है जब तक आप अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं करते तब तक वह प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं होगी। आपके मर जाने के बाद भी वह ऑटोमेटिक अनाथ आश्रम को चली जाएगी, क्योंकि आपको पता था आपका वारिस कोई नहीं है, और इसलिए आपने उन सारे डॉक्यूमेंट को इस तरह से बनवाया था। बट कोई नहीं, उस प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाने के लिए भी मेरे पास एक रास्ता है। इतना बोलकर वह अमृता की तरफ देखती है और कहती है, जा बच्चा अपनी आंटी को लेकर आओ, उनके दर्शन तो करवा दो अपने अंकल को। उनके इतना बोलती ही अमृता वहाँ से चली जाती है, और अपने साथ एक औरत को लेकर आ रही होती है, जिसकी हालत दिखने में बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसको बस जिंदा रखने के लिए खाना दिया जाता हो। वहीं जब आनंद जी ध्यान से उस औरत के चेहरे को देखते हैं तो एकदम से पहचान जाते हैं कि यह कोई और नहीं, उनकी वाइफ नम्रता है। वहीं विधि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतने सालों बाद अपनी माँ को देखकर उसको तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि सामने खड़ी औरत उसकी माँ है। वहीं तन्मय वहाँ पर इस तरह से खड़ा हुआ होता है जैसे उसको इन सारी चीज़ों से कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। वह वहाँ पर ऐसे खड़ा होता है जैसे उसके सामने कोई मूवी चल रही हो और वह उसे देखकर एंजॉय कर रहा हो। आनंद जी इतने सालों बाद अपनी वाइफ को देखकर जैसे ही अपने कदम उनकी तरफ बढ़ाते हैं, वैसे ही अमिता अपने आदमियों को इशारा करके कहती है, तुम लोगों को मैंने पैसे वहाँ पर सिर्फ खड़े रहने के लिए नहीं दिए हैं, बल्कि इन लोगों को पकड़ने के लिए दिए हैं। देखो वह कहाँ जा रहा है, पकड़ो उसे अच्छे से। आनंद जी उनकी बातें सुनकर गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, इन सब के पीछे तुम थी? अमिता जी कहती हैं, बिल्कुल मेरे भाई, सारी चीज़ों के पीछे ही मैं थी, शुरू से और लास्ट तक। मैंने ही तुम्हारा एक्सीडेंट भी करवाया था, और मैं ही तुम्हारी वाइफ के कानों में यह बात डाली थी कि तुम उससे नफरत करते हो और उसे छोड़ किसी और से शादी करके एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो, इसलिए वह तुमसे दूर चली गई थी। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद मुझे पता चला कि उसकी एक बेटी भी है, और यह सोचकर मैं डर गई कि उसकी बेटी बड़ी होकर यहाँ पर आ जाएगी अपना हिस्सा लेने के लिए।
इसलिए मैंने इन दोनों माँ बेटी को ख़त्म करने का प्लान बनाया, लेकिन मैं सक्सेसफुल नहीं रही। इस औरत ने उसको पहले ही खुद से दूर कर दिया था हमेशा के लिए। मैं करती क्या इसका? मैंने इसे बंदी बनाकर अपने पास रख लिया ताकि फ्यूचर में या मेरे काम आ सके। और वो भी मैं ही थी जिसने सबकी नज़रों में इसे मारा हुआ साबित किया था। मैंने अस्पताल से एक लाश उठाई और इसकी सारे डॉक्यूमेंट उस लाश के साथ रख दिए और उस लाश का पूरा चेहरा खराब कर दिया और उसे एक एक्सीडेंट का रूप दे दिया, जिससे सबको यही लगा कि एक्सीडेंट होने की वजह से उसका चेहरा खराब हो गया है। वैसे मैं काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हूँ ना। आनंद जी कहते हैं, तुम एक प्रॉपर्टी के लिए इतने लोगों की ज़िंदगी के साथ कैसे खेल सकती हो? अमिता जी हंसते हुए कहती हैं, जैसे आप लोगों ने मेरी ज़िंदगी के साथ खेला था, मैं भी तो आप लोग से विनती की थी मेरी शादी उस इंसान से मत करवाइए। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। तो क्या आपने मेरी सुनी थी? नहीं सुनी थी ना। और आपकी वजह से वह मर गया। मैं आपको ऐसे कैसे खुश रहने दे सकती हूँ? मेरा प्यार मर गया तो आपके भी तो प्यार का मारना जरूरी था ना। आनंद जी कहते हैं, वह हमारी वजह से नहीं मरा था, उसको उसकी आदतों ने मारा था। एक नंबर का जुआरी इंसान था और नशे में हमेशा धुत रहता था। मुझे तो समझ में नहीं आता तुम्हें उससे प्यार हुआ भी तो कैसे? अमिता जी कहती हैं, अरे भाई, हम पुरानी बातों को लेकर क्यों बैठे? चलो वह सारी बातें छोड़ो और यह बताओ, तुम्हें तुम्हारी वाइफ चाहिए कि तुम्हारी प्रॉपर्टी? मैं तुम्हें 5 सेकंड देती हूँ तुम्हें सोचने के लिए। अगर 5 सेकंड के अंदर अपना फैसला नहीं लेते हो तो मैं अपना फैसला ले लूँगी और यह गोली सीधे उनके सर के आर पार होगी। आनंद जी अपनी वाइफ को इतने सालों के बाद पाकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए होते हैं। इसके चलते वह बिना कुछ सोच समझ कर कहते हैं, मैं सिग्नेचर करने के लिए तैयार हूँ, तुम बस नम्रता को छोड़ दो। अमिता जी सामने एक डॉक्यूमेंट रख देती हैं, ठीक है, इस पर साइन करो, वाइफ को ले जाओ। वैसे भी अगर तुम लोग आसानी से अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देते हो तो मैं तुम लोगों को नहीं मारूंगी, क्योंकि जो भी हो तुम लोग मेरा ही तो परिवार हो। वहीं विधि बस नम्रता जी को ही देख रही होती है और फिर एकदम से कहती है, डैड सिग्नेचर मत करिए, यह मॉम नहीं है, मॉम ऑलरेडी मर चुकी हैं या कोई और हैं जो यहाँ पर मेरी मॉम होने का दिखावा कर रही हैं। आनंद जी उसकी बात सुनकर रुक जाते हैं और जब अमिता जी इस चीज़ को नोटिस करती हैं तो नम्रता जी की तरफ देखने लगती हैं और कहती हैं, लगता है तुम्हारे पति को तुमसे कोई प्यार नहीं है। चलो कोई नहीं, मैं अब तुम्हें मार ही देती हूँ, क्योंकि तुम तो मेरे किसी काम की नहीं निकली। तुम्हारे पति को तुमसे प्यार ही नहीं है। नम्रता जी जब उनकी बातें सुनती हैं वह अपनी इमोशनल आइज से आनंद जी की तरफ देखने लगती हैं, जैसे कह रही हूँ, क्या सच में तुम्हारी प्रॉपर्टी मेरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? और बस इसी चीज़ को देखकर आनंद जी बिना सोचे समझे उस डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर कर देती हैं और सिग्नेचर करने के बाद वह जैसे ही नम्रता जी के पास जाते हैं वैसे ही नम्रता जी उनको धक्का देकर उनको दूर कर देती हैं और अमिता जी की तरफ देखते हुए कहती हैं, तुम बिल्कुल सही बोल रही थी, तुम्हारा भाई मेरा चेहरा देखते ही वो मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। वैसे मुझे नहीं पता था तुम्हारे जैसे इंटेलिजेंट इंसान का भाई इतना ज़्यादा बेवकूफ़ हो सकता है। फिर वह तन्मय के सामने जाकर खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, तन्मय सिंघानिया या फिर रुद्र सिंह राठौर, मेरा तुम्हारे सामने 2 साल पहले आना व्यर्थ नहीं गया। मतलब तुमने भी यकीन कर लिया था कि मैं नम्रता मित्तल ही हूँ, जिसे अमिता मित्तल ने अपने पास बंदी बनाकर रखा है। और तभी तो तुम मेरे बारे में सारी जानकारी निकलवा रहे थे और मुझे वहाँ से छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। तन्मय उनकी बातें सुनकर एक डेविल स्माइल करने लगता है और कहता है, गेम तो तुम सबने मिलकर बहुत अच्छा खेला था, बट तुम सबके लिए बैड न्यूज है, क्योंकि अब यह गेम पलटने वाला है। उसके इतना बोलते ही वहाँ पर जितने भी आदमी मौजूद होते हैं वह सारे आदमी अपने बंदूक उन लोगों की तरफ से हटाकर अमिता, अमृता और ऋषभ मल्होत्रा की तरफ पॉइंट कर देते हैं और उनमें से एक आदमी आकर नम्रता को पकड़ लेता है। अमिता जी चिल्लाते हुए कहती हैं, तुम लोग यह सब क्या कर रहे हो? मैंने तुम लोगों को पैसे इन लोगों को पकड़ने के लिए दिए थे, ना कि मुझे बंदी बनाने के लिए। तन्मय स्माइल करते हुए अमिता जी के पास आता है और उनके पास आकर धीरे से झुकते हुए उनके कान में कहता है, तुम्हें पता है ना मैं रुद्र सिंह राठौर हूँ, तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि रुद्र सिंह राठौर को हारी हुई बाजी ही जीतने में ज़्यादा मज़ा आता है। अमिता जी इसको गुस्से से देखती हैं और कहती हैं, लेकिन मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी इस बार। इतना बोलते ही वह अपने पास से बंदूक निकाल लेती हैं और वह तन्मय को देखकर एक डेविल स्माइल करती हैं और सामने की तरफ बंदूक चला देती हैं। तन्मय को रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिलता है और वह गोली जाकर किसी और को नहीं बल्कि विधि को लगी होती है और विधि वहीं गिर जाती है। तन्मय जैसे ही देखता है विधि को गोली लग चुकी है तो अमिता जी के हाथ से बंदूक लेता है और छीनकर उनके माथे के बीचों बीच मार देता है और वह वहीं पर मर जाती हैं। और तब तक वहाँ पर वैभव भी अपने आदमियों के साथ आ गया होता है और वहाँ के सारे सिचुएशन को संभाल लेता है और वहीं तन्मय विधि को लेकर अस्पताल के लिए निकल जाता है।
तन्मय थोड़ी देर में विधि को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वहां पर विक्की पहले से ही डॉक्टर की एक पूरी टीम के साथ खड़ा होता है। विक्की ने तन्मय के पहुंचने से पहले ही कॉल करके बेस्ट टीम को बुला लिया होता है। तन्मय विधि को स्ट्रेचर पर लेटा देता है, पर अभी भी विधि का हाथ पकड़ा हुआ होता है। विक्की जब देखता है तन्मय अभी भी विधि का हाथ छोड़ने को तैयार नहीं है, तो वह उसके कंधे पर हाथ रखता है और समझाते हुए कहता है, हमें उसे ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेकर जाना है, तुझे हाथ छोड़ना पड़ेगा, तभी तो हम उसका जल्दी से इलाज करेंगे। विक्की के इतना समझाने के बाद तन्मय विधि का हाथ छोड़ता है। उसके हाथ छोड़ते ही विक्की और बाकी के डॉक्टर विधि को लेके ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाते हैं और तन्मय वहीं खड़े रहता है। तन्मय ओटी के बाहर चक्कर लगा रहा होता है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, और साथ ही साथ उसकी आंखों के सामने विधि के साथ बिताया हुआ एक एक पल किसी पिक्चर की तरह चल रहा होता है। उसके कान में विधि की खिलखिलाती हंसी की आवाज़ आ रही होती है। थोड़ी देर बाद तन्मय की मॉम और दादी जी और मिहिका तीनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, और उसके पीछे पीछे ही विधि के दादा दादी और आनंद जी भी आ जाते हैं। आनंद जी रिसेप्शन से पूछ के सीधे ऊपर ओटी के पास चले जाते हैं। सभी वहां जाके देखते हैं तो तन्मय की आंखों में से आंसू बहना तो बंद हो गया होता है, पर वह एकटक बस ओटी को देख रहा होता है। उसके फेस पर उस वक्त कोई भी भाव नहीं होता है। तन्मय की मॉम सीधे भाग के तन्मय के पास जाती हैं और तन्मय को गले लगा लेती हैं। वहीं अपनी मॉम के गले लगते ही तन्मय की आंखों में से आंसू निकल जाते हैं और उनके गले लगे हुए कहता है, मैं इसे भी खो दूंगा। तन्मय की मॉम रोते हुए कहती हैं, कुछ नहीं होगा उसको, वह तो बहुत ही स्ट्रांग है ना, वह हमेशा दूसरों की ज़िंदगी देती है, तो भगवान उससे उसकी ज़िंदगी कैसे ले सकते हैं। तन्मय अपनी मॉम से अलग होकर अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, हाँ मॉम, उसे कुछ भी नहीं होगा, ठीक हो जाएगी, मैं उसे कुछ होने नहीं दूंगा, और वापस से उनके गले लग जाता है। आनंद जी भी आगे बढ़ के रुक्मणी जी को संभालते हैं और वहीं बाजू में बेंच पर बिठा देती हैं। वहीं लता जी रोते हुए ऑपरेशन थिएटर के बाहर आकर खड़ी हो जाती हैं। तभी ऑपरेशन थिएटर का गेट खुलता है और उसमें से एक डॉक्टर बाहर निकल जाता है। उस डॉक्टर को देख तन्मय जल्दी से डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर कैसी है मेरी वाइफ, वो ठीक तो है ना, बोलिए ना डॉक्टर, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। डॉक्टर की डर की वजह से हिम्मत नहीं हो रही होती है कि वह तन्मय की आंखों में देख सके, लेकिन फिर भी वह हिम्मत करके ऊपर देखकर कहता है, देखिए मिस्टर सिंघानिया, अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि उसकी हालत बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि वो गोली उनके हार्ट के बहुत ही पास लगी है, और ऊपर से वह एक वीक प्रेग्नेंट भी थी, जिसके चलते उनको ब्लड लॉस भी काफ़ी हुआ है। हम उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर के मुँह से जैसे ही सब सुनते हैं कि विधि एक वीक प्रेग्नेंट थी, सबके चेहरे से रंग उड़ जाते हैं। डॉक्टर अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है, हम आपके बच्चे और आपकी वाइफ दोनों को बचाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो एक वीक प्रेग्नेंट हैं, तो मुझे नहीं लगता बच्चा बच पाएगा। डॉक्टर की बात सुनकर तन्मय को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में ही डॉक्टर का कॉलर पकड़ के कहता है, क्या कहा तुमने, कोशिश करोगे, लेकिन मुझे कोशिश नहीं रिजल्ट चाहिए, उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए, वरना मैं हॉस्पिटल को बर्बाद कर दूंगा, समझे तुम। तन्मय का गुस्सा देख डॉक्टर भी डर जाता है। आनंद जी और मोहित तन्मय के हाथ से डॉक्टर को छुड़ाते हैं और तन्मय को संभालते हैं। तन्मय के छोड़ते ही डॉक्टर ओटी के अंदर चला जाता है और मोहित तन्मय को संभाल के वहीं खड़ा रहता है। तभी एक नर्स ओटी से बाहर आती है और वो पेशेंट का काफ़ी ब्लड लॉस हुआ है और ब्लड अभी हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। अगर आपसे किसी का भी ब्लड ग्रुप ओ प्लस हो या आप अरेंज कर सकते हो, यह कहकर नर्स सबको देखने लगती है। नहीं है, अगर आपसे किसी का भी ब्लड ग्रुप ओ प्लस हो या आप अरेंज कर सकते हो। नर्स सबको देखने लगती है। तभी वहाँ पर आनंद जी आते हुए कहते हैं, मेरा भी सेम ब्लड ग्रुप है, और वह नर्स के साथ चले जाते हैं। तकरीबन 3 घंटे बाद उसको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है और नेक्स्ट डे जो विधि को होश आता है तो अपने आप को अस्पताल में पाती है। वह होश में आते ही अपनी जगह से उठकर खड़े होने की कोशिश करती है। तभी तन्मय आकर उसको पकड़ लेता है और कहता है, तुम अब इस हालत में कहाँ जा रही हो। विधि कहती है, मैं उन लोगों को उनके किए की सज़ा देने जा रही हूँ। उनकी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे साथ इतना बड़ा गेम खेलने की। तन्मय उसकी बात सुनकर एक डेवली स्माइल करने लगता है और कहता है, उन्हें तो उनकी सज़ा मिल चुकी है। विधि मतलब तन्मय मतलब यही कि उन्हें वैभव ने पुलिस के हवाले कर दिया है। कोर्ट फैसला करेगी उन्हें क्या सज़ा देनी है। विधि को तन्मय की बात इतनी आसानी से हजम नहीं होती है और वह तन्मय को घूर कर देखने लगती है। तभी उसी वक्त उसके रूम में चल रहा टीवी पर एक न्यूज फ्लैश होता है।
पुलिस की वैन में लगी रहस्यमयी आग और उस आग में जलकर अमृता मित्तल, ऋषभ मल्होत्रा और नम्रता की मौत, यह देखकर विधि तन्मय को देखने लगती है और कहती है, यह तुमने किया है ना। तन्मय एकदम मासूम बनते हुए कहता है, मैंने क्या किया? मैं तो तुम्हारे सामने ही बैठा हूँ ना। अब भला मैं तुम्हारे सामने बैठकर वहाँ पर आग लगाने कैसे जा सकता हूँ? विधि उसकी बात सुनकर कुछ बोलने वाली होती है कि तन्मय कहता है, यह सब फालतू की टेंशन लेना बंद करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे पर कोई भी इसका बुरा प्रभाव पड़े। इसलिए अब से तुम टेंशन नहीं लोगी, समझी? तुम्हें बस इस वक्त से खुश रहना है, प्यार से हेल्दी से बच्चे को जन्म देना है। विधि उसकी बातें सुनकर कन्फ्यूजिंग नज़र से देखने लगती है। उसकी नज़रों का मतलब समझ के तन्मय कहता है, यस विधि सिंघानिया, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम अकेले नहीं हो जो ऐसे उछल कूद और गुस्सा करती रहोगी। मुझे ना एकदम प्यारा सा मासूम सा बच्चा चाहिए। इसलिए तुम्हें सिर्फ खुश रहना है, बहुत सारा खाना खाना है और बहुत सारी मस्ती करनी है। काम वगैरह तो तुम करोगी नहीं अब से, विधि। लेकिन मैं इतनी जल्दी प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? तन्मय कहता है, ये तो तुम्हारे पति के स्टेमिना का कमाल है। मैं हूँ इतना परफेक्ट कि जिस चीज़ को हाथ लगाता हूँ उसे उन्नत के रास्ते पर लेकर जाता हूँ। विधि उसको घूर कर देखती है और कहती है, लेकिन तुम्हें इस मामले में इतनी जल्दी उन्नति करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, समझे तुम? फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब आस्था भी समर्थ के बच्चे से प्रेग्नेंट होती है। विक्की और रिया ने भी शादी कर ली होती है और मोहित और निशा की भी शादी हो गई होती है। कोई बाकी होता है तो हमारे वैभव भैया होते हैं, क्योंकि उन्हें तो उनके पसंद की लड़की मिल नहीं रही होती है। विधि का 5वां मंथ चल रहा होता है और वह इस वक्त बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई होती है। कब किस बात पर रोना स्टार्ट कर दे और कब किस बात पर हंसने लगे, किसी को कुछ पता नहीं होता है। और तन्मय की मॉम ने भी विधि को एक्सेप्ट कर लिया होता है। और भाई करे भी क्यों ना, विधि जो उनको उनका पोता दे रही है। तन्मय ऑफिस से आता है और सीधा अपने रूम की तरफ जाने लगता है। वह जैसे ही अंदर जाता है तो वह देखता है कि विधि मुंह फुलाकर बेड पर बैठी हुई है, क्योंकि तन्मय ने उसे प्रॉमिस किया था कि वह 6 बजे घर आ जाएगा और वह इस वक्त 8 बजे घर आया होता है। तन्मय अच्छी तरीके से जानता है कि यह सब उसकी प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से हो रहा है। सडन विधि हंसने लगती है, सडन विधि रोने लगती है। यह सब उस वजह से है, इसलिए तन्मय कुछ भी नहीं कहता है और वो विधि के सारे नखरे उठाता है। विधि जो मुंह फुला के बेड पर बैठी थी, तन्मय उसके पास जाता है और कहता है, बेबी क्या हुआ? विधि कहती है, आप बहुत बुरे हैं। तन्मय कहता है, पर बेबी मैंने क्या किया है? विधि, मुझे आइसक्रीम खाना है और आप मेरे लिए आइसक्रीम भी लेकर नहीं आए। तन्मय, लेकिन बेबी कब कहा कि तुमने मुझे आइसक्रीम खानी है? तन्मय जो विधि के फेस की तरफ देख रहा था, तभी विधि तन्मय की तरफ देखती है और उसका फेस पकड़ के कहती है, कि आप मुझसे प्यार करती हैं? तन्मय कहता है, ऑफ कोर्स बेबी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी विधि कहती है, तो फिर आपको क्यों पता नहीं चला मेरे फेस को देखकर कि मैं आइसक्रीम खाना चाहती हूँ? तन्मय की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है, क्या कहा बेबी कि मुझे फेस देखकर पता चलना चाहिए? हाँ, तुमको मेरा फेस देखकर पता चलना चाहिए था कि मैं क्या चाहती हूँ, समझे? आप ऐसा कहती हैं और जल्दी से खुद को तन्मय से दूर कर लेती है। विधि की बात सुनकर तन्मय के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो विधि को खींचकर अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, बेबी अब मुझे पता चल गया है कि मेरी बेबी को क्या खाना है, तो बताओ तुम्हें कौन सा फ्लेवर पसंद है? तभी विधि कहती है, मुझे सारे फ्लेवर्स खाने हैं, मुझे स्ट्रॉबेरी खाना है, मुझे वेनिला खाना है, मुझे चॉकलेट खाना है, मुझे बहुत सारे खाने हैं। तन्मय कहता है, वो तो मेरी बेबी को इतना सारा खाना है। विधि, मुझे नहीं, आपके छोटे बेबी को खाना है। वही कह रहा है कि उसे डैड के हाथ से बहुत सारे आइसक्रीम चाहिए। तन्मय विधि की इतनी क्यूट सी बातें सुनता है तो उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। तभी वह विधि के पेट को टच करता है और तमी पे एक छोटा सा किस करते हुए कहता है, मेरे छोटी बेबी को जो कुछ चाहिए उसकी डैडा उसे ज़रूर ला कर देंगे। अगर मेरा बेबी आइसक्रीम खाना चाहता है तो उसके डैड अभी उसके लिए सारे फ्लेवर्स के आइसक्रीम लेके आएंगे, समझे? उसके ऐसा कहते ही विधि के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो तन्मय को टाइटली हक कर लेती है। तन्मय जो यह देखकर बहुत खुश था, थोड़ी देर में तन्मय विधि को खुद से दूर करता है और कहता है, थोड़ी देर मेरा वेट करो, मैं बहुत सारी आइसक्रीम लेकर आता हूँ। विधि बस हूँ कहती है। तन्मय नीचे जाता है और फ्रिज में जितनी सारी आइसक्रीम थी वह सारी छोटी छोटी बाउल्स में रख के ऊपर लेके आता है। जैसे ही विधि वो देखती है, उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो कहती है, तन्मय इतनी जल्दी लेके आ गए? तन्मय को पता था कि विधि को कभी भी कुछ खाने का मन कर सकता है, इसलिए उसने पहले ही बहुत सारे फ्लेवर्स के आइसक्रीम मंगा के फ्रिज में रखवा ली थी। विधि जब उन सब आइसक्रीम को देखती है तो जल्दी से पूरी ट्रे को ले लेती है और वह सारी बाउल्स की एक एक स्पून आइसक्रीम खाने लगती है। तन्मय जो बस विधि को खाते हुए देख रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी थोड़ी सी आइसक्रीम विधि के लिप्स पर लग जाती है।
जब यह तन्मय देखता है तो उसे पता नहीं क्यों एक अजीब सी फीलिंग होती है। उसका चेहरा पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। उसे विधि बहुत ज़्यादा हॉट लग रही थी। उसके बाद विधि तन्मय को उसके पैरों को दबाने के लिए बोलती है तो तन्मय उसके पैरों को दबाने लगता है। ऐसे करते हुए दिन बीत रहे थे। वह कभी कहीं घूमने ले जाने की जिद करती तो कभी पार्क में जाकर बच्चों के साथ खेलने का उसका मन करता तो कभी कभी वह खुद बच्ची बनकर घर के सभी मेंबर के नाक में दम किया करती। तन्मय का उसने बुरा हाल कर दिया था। उसे कभी आइसक्रीम बनाने के लिए बोलती तो कभी स्ट्रॉबेरी लाने को, कभी उसे शॉपिंग करनी है यह बोलकर परेशान करती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और अभी पूरे 9 मंथ का टाइम बीत चुका था। अब घर में एक नन्हा सा मेहमान आने वाला था। आज विधि जिद करते हुए कहती है मुझे मॉल जाना है और बेबी के लिए और भी सारे कपड़े और नए नए शूज़ खरीदने हैं, प्लीज़ चलते हैं ना। विधि की बात सुनकर तन्मय गुस्से में बोलता है बिल्कुल भी नहीं, यह लास्ट मंथ है और इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता हूँ, इसलिए तुम कहीं पर भी नहीं जा रही हो। विधि रोते हुए बोलती है मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे बस जाना है तो जाना है, मुझे जाना है, चलो ना चलो ना। एक बच्चे की तरह बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। इस वक्त विधि के वेली बहुत ही ज़्यादा शो हो रहे थे। वह अपना कमर या पेट पकड़कर थोड़ा थोड़ा चलती थी और तन्मय इस वक्त उसके साथ ही रहता था। तन्मय कहता है तुम कहीं नहीं जा रही हो। उसकी बात सुनकर विधि रोते हुए कहती है नहीं, मुझे बेबी के लिए शूज़ और कपड़े लेने हैं, प्लीज़ ना चलो ना। तन्मय एक बार फिर से उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहता है प्लीज़ बात मान जाओ ना, क्या तुम इस तरह चल पाओगी। लेकिन विधि ने तो जैसे कसम खा ली थी कि वह उसकी बातें नहीं सुनेगी। और फिर क्या था, तन्मय को हार मानकर उसे मॉल ले जाने के लिए तैयार होना पड़ता है। फिर तन्मय एक फ़ोन कॉल करता है और पूरे मॉल को बुक कर लेता है और फिर वह विधि को लेकर मॉल आ जाता है। वह सबसे पहले टॉय वाले सेक्शन में जाती है और वहाँ से कुछ अच्छे अच्छे टॉय लेती है एंड उन दोनों को हाथ में पकड़ाते हुए कहती है इसे घर भेज दो। और फिर वह कपड़े वाले क्षेत्र में जाती है और वहाँ से कुछ कपड़े लेती है। फिर और कुछ चीज़ भी लेती है जैसे पालने में रखने वाले खिलौने, झूमर टाइप्स के और सब चीज़ भी लेती है। वह सब करके बाहर आती है तब उसे कॉर्न पार्लर वाला आइसक्रीम दिखाई देता है। फिर वह उसके पास जाती है। वह आइसक्रीम वाला पहले तो कुछ देर तक विधि को परेशान करता है और फिर उसके साथ कुछ सेल्फी क्लिक करता है। फिर जाकर उसे आइसक्रीम देता है। तन्मय जो गुस्से से उस आइसक्रीम वाले को देखते हुए कहता है तुम चुपचाप से आइसक्रीम दे रहे हो या फिर तुम मेरे हाथों से पीटना चाहते हो यहीं पे। वह बेचारा कोन वाला चुपचाप से उसे आइसक्रीम पकड़ाते हुए कहता है आई एम सो सॉरी सर। उसके बाद वह लोग जैसे ही कार पार्किंग में आते हैं वैसे ही विधि अपना पेट पकड़कर बैठ जाती है और कहती है आह तन्मय मुझे दर्द हो रहा है, मुझे अजीब सा लग रहा है। या बोलते हुए वह और ज़्यादा रोने लगती है। तन्मय जैसे ही विधि को उठाने वाला होता है कि वह देखता है कि नीचे से बहुत सारा पानी गिर रहा है, जिसे देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है और कहता है ओ शिट, लगता है या लेबर पेन में है, जल्दी करो, हमें इसे अस्पताल ले जाना होगा। उसके बाद तन्मय अपनी गोद में लेकर बाइक वाले सीट पर बैठ जाता है और ड्राइवर जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट कर देता है। तन्मय विधि के सर को अपनी गोद में लिया हुआ था और वहीं ड्राइवर फास्ट कार चलाकर जल्दी से हॉस्पिटल लेकर आता है और हॉस्पिटल में आते ही चिल्लाते हुए कहता है डॉक्टर, नर्स, जल्दी। सभी उसके वॉइस सुनकर आ गए होते हैं और विधि को अंदर ओटी में ले जाया जा रहा था। तभी विधि तन्मय का हाथ पकड़ लेती है और कहती है तन्मय तुम मेरे साथ चलो, मुझे अकेले अंदर नहीं जाना है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर तुम नहीं गए तो मैं भी नहीं जाऊँगी, मैं ऐसे ही यहीं रहूँगी। उसकी जिद के आगे तन्मय को एक बार फिर से हार मान जाता है और कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। वह उसके हाथों को पकड़े हुए था और विधि बार बार एक ही बात को रिपीट कर रही थी कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ प्लीज़ जल्दी कुछ करो। अंदर ओटी में वह डॉक्टर परेशान होकर उन दोनों को देखता है और फिर कहता है सर आप यहाँ से चले जाइए क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आप यह देख पाएंगे। तन्मय उस डॉक्टर को घूरते हुए कहता है ओह जस्ट टब, मैं यही हूँ और कहीं नहीं जा रहा हूँ। और वह एक साइड जाकर खड़े हो जाता है और उसके हाथों को पकड़े हुए था। डॉक्टर विधि से बोलते हैं डीप ब्रेथ इनहेल कीजिए प्लीज। विधि डीप ब्रेथ इनहेल करते हुए कहती है यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आज के बाद मुझे दोबारा से बच्चे पैदा करने के लिए बोलना भी मत। देखो कितना पेन होता है। इतना बोलते ही वह और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तन्मय जो उसे देख रहा था वो कहता है ठीक है, मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूँगा, लेकिन प्लीज़ शांत हो जाओ, आराम से लेटी रहो। विधि चिल्लाते हुए कहती है मैं आराम से रहूँ, कैसे रहूँ आराम से, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है मुझे कितना ज़्यादा पेन हो रहा है, क्या तुम अंधे हो गए हो, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। इतना बोलने के साथ वह अपने दोनों हाथ के नाखूनों को उसके हथेलियों में गड़ाते हुए चिल्ला रही थी और डॉक्टर उसे पुश करने के लिए बोल रहा होता है और वह डॉक्टर के ऊपर भी चिल्लाती हुई कहती है पुश कैसे करूं, दर्द हो रहा है। और वह अपनी सांसों को ऊपर नीचे कर रही थी। उसके बाद वह उन दोनों के शोल्डर को ग्रैब करते हुए कहती है मुझे बहुत दर्द हो रहा है।
ऐसा लग रहा है जैसे मैं अभी मर जाऊंगी। तन्मय इसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, जस्ट अटप, ओके ना, ऐसे वर्ड यूज नहीं करते हैं, तुम्हें और बेबी को कुछ नहीं होगा। तन्मय की बात सुनकर कहती है, ठीक है ठीक है। फिर वह विधि की तरफ देखता है और कहता है, विधि बेबी, आज यू ओके ना। विधि उसको अपने खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए कहती है, तुम मुझसे दूर ही रहना, नहीं तो मैं तुम्हें लात मार दूंगी, समझे तुम। और फिर कुछ टाइम बाद फाइनली बच्चा बाहर आ जाता है और उनके बाहर आते ही विधि बेहोश हो जाती है। जब कुछ घंटे बाद उसकी आंखें खुलती हैं तब वह हॉस्पिटल बेड पर होती है और उस वार्ड में काफ़ी चहल पहल होती है क्योंकि घर के बाकी मेंबर भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। इस वक्त विधि धीरे से अपनी आंखें खोलती है और पहले सब कुछ समझने की कोशिश करती है। फिर उसको अपनी बेबी का याद आता है और वह धीरे से कहती है, तन्मय। तन्मय जो वहीं पर बैठा हुआ होता है, उसकी आवाज़ सुनकर उसका ध्यान उसके ऊपर जाता है और कहता है, क्या हुआ बेबी, कहीं दर्द हो रहा है, मैं डॉक्टर को बुला कर लाऊं। विधि कहती है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अपने बेबी को देखना है। तभी तन्मय बेबी को अपने हाथों में लेकर वहाँ पर आ जाता है और कहता है, मैं तो पहले से ही इसको लेकर बैठा हुआ था कि तुम कब होश में आओगे और मैं कब उसको तुमसे मिलवाने के लिए लेकर आऊँगा। देखो हम दोनों को बेटे हुए हैं। फिर वह बेबी को उसके साइड लेटा देता है। उस बेबी को देखते ही विधि के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। तभी तन्मय उसके माथे पर किस करता है और कहता है, थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए, थैंक यू मुझे इतना प्यारा सा गिफ्ट देने के लिए, थैंक यू मुझे इतना सा प्यार करने के लिए और मुझे संभालने के लिए। विधि उसकी बात सुनकर स्माइल करती है और कहती है, मेरी तरफ से तुम्हें भी बड़ा वाला थैंक यू, मुझे और मेरे बच्चों को अपनी लाइफ में जगह देने के लिए और हमें एक्सेप्ट करने के लिए। तन्मय उसकी बात सुनकर उसे एक स्माइल पास कर देता है और अपने मन में कहता है, थैंक यू तो मुझे उसे न्यूज को बोलना चाहिए जिस वजह से तुम मेरी लाइफ में पहली बार आई थी। थैंक यू मुझसे इतनी नफ़रत करने के लिए और थैंक यू मुझसे इतना प्यार करने के लिए भी। सच में मेरी नफ़रत भी तुम हो और मेरा प्यार भी तुम हो और हमेशा तुम ही रहने वाली हो। ऐसे ही 1 साल बीत जाता है। विधि ने अपने बेबी का नाम विद्युत रखती है। वह बच्चा भी अपने नाम की तरह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। आज उनका फर्स्ट बर्थडे था। घर में बहुत बड़ी पार्टी रखी गई होती है लेकिन विधि के बेडरूम का सीन कुछ ज़्यादा ही अलग होता है, जिसे गुस्से में तन्मय को पिलो चला चला कर मार रही होती है और साथ ही उसके ऊपर चिल्लाती हुई कहती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे दोबारा से प्रेग्नेंट करने की, आज मैं तुम्हारा खून कर दूंगी। तन्मय विधि के मार से बचते हुए कहता है, बेबी अगर तुम ऐसा करोगी तो हमारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे ना, क्या तुम चाहती हो ऐसा हो। विधि लगभग गुस्से से चिल्लाती हुए कहती है, हाँ मैं ऐसा ही चाहती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अब तुमसे, लेकिन आज मैं तुमको नहीं छोड़ने वाली हूँ। मैंने कितने सपने देखे थे कि अपनी बेबी के फर्स्ट बर्थडे पर मैं खूब सारी मस्ती करूंगी, डांस करूंगी, वाइन पीऊंगी और अपने दोस्तों के साथ झूमूंगी, लेकिन तुम्हारे चक्कर में मेरे सारे प्लान पर पानी फिर गया। अब मैं तुमको नहीं छोड़ने वाली। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।